अपने 3 दिवसीय सेशेल्स दौरे के दौरान सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां भारतीय समुदाय के लोगों के साथ मुलाकात की। विक्टोरिया में भारतीय मूल के लोगों से प्रधानमंत्री ने न सिर्फ मुलाकात की, उनके साथ बातें की और तस्वीरें भी खिंचवाई। उसके पहले सेशेल्स के साथ 19 बड़े विकास परियोजनाओं के साथ दूसरे समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई आधारित डिजिटल ट्रांजैक्शन की शुरुआत करने के साथ ही साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में भी सेशेल्स के साथ समझौता किए। इसके साथ ही सेशेल्स के आधारभूत ढांचे के विकास के लिए कई सारे वाहन और सामग्री भी उपहार के तौर पर उन्हें दी। सहयोगी कुलदीप बालियान के साथ विकास चंद्र, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। सुप्रीम कोर्ट ने आज राम मंदिर चढ़ावा मामले वाली याचिका पर साफ तौर पे सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ताओं का साफ तौर पे कहना था कि उनको उत्तर प्रदेश पुलिस की एसआईटी टीम पर भरोसा नहीं है। साथ ही साथ जो याचिकाकर्ता के अधिवक्ता हैं, जिनका नाम अजय राय और दिनेश यादव है, उन्होंने साफ तौर पर याचिका सुप्रीम कोर्ट में डालते हुए ये बात कही थी कि उत्तर प्रदेश की पुलिस आने वाले समय में जो सबूत इकट्ठे कर रही है, कहीं ना कहीं उनको खोने की या उनमें गड़बड़ी कर देने की भी आशंका लगाई जा रही थी। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे इस सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 12 से 17 जुलाई के बीच नियमित समय के दौरान ये याचिका पर सुनवाई होगी। हालांकि अब इस याचिका पर जो सुनवाई होती हुई नजर आएगी, वो जो गर्मी की छुट्टी खत्म होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जो समय निर्धारित किया गया है, उसके अंदर ये याचिका मेंशन की जाएगी। हालांकि तमाम तरह के राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर के तमाम तरह के जो आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं, अब उनकी जो जांच है वो एसआईटी कर रही है। वहीं इस याचिका के अंदर साफ तौर पे एसआईटी के ऊपर और उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर सवाल खड़े करते हुए याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं ने साफ तौर पर कहा था कि उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस और एसआईटी पर भरोसा नहीं है, इसलिए सीबीआई और अन्य जांच एजेंसियों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की निगरानी के अंदर में जांच होनी चाहिए। ऐसे में अब तमाम तरह के सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। लेकिन अगर बात सुप्रीम कोर्ट की उस पीठ की जाए जहां पर जस्टिस एम सुधरंश और शील नागू के द्वारा साफ तौर पे जो आदेश है, उसमें उन्होंने कहा है कि 12 से 17 जुलाई के बीच जब बेंच लगेगी सुप्रीम कोर्ट की, उसके अंदर इस पूरे केस को मेंशन किया जाएगा और फिर ये सुनवाई देखने को मिल सकती है। ऐसे में अब देखना ये होगा, जब ये सुनवाई होती हुई नजर आएगी तो इस सुनवाई पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। आखिरकार राम मंदिर चढ़ावा चोरी के जो मामले में याचिका सुप्रीम कोर्ट के अंदर में डाली गई है, उसमें जब सुनवाई होनी शुरू होगी तो फिर क्या क्या तथ्य, क्या क्या साक्ष्य और क्या क्या आरोप सभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर में पेश होंगे, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। दिल्ली विकास राय के साथ सैयद सलीम, न्यूज स्टेट, दिल्ली। दिल्ली में 1 जुलाई से नई ईवी पॉलिसी लागू होने जा रही है। सीएम रेखा गुप्ता ने सोमवार को इसका ऐलान किया है। इस पॉलिसी के तहत ईवी गाड़ी खरीदने पर ग्राहकों को बड़ी छूट और सब्सिडी देने की प्लानिंग है। सीएम रेखा गुप्ता ने इसका ऐलान करने के साथ कहा है कि दिल्ली को ईवी कैपिटल बनाने की प्लानिंग है। हर लेवल पे चर्चा करने के बाद इस ड्राफ्ट को हम तैयार कर पाए हैं और जिसे आज हमने कैबिनेट में अप्रूव किया। कैबिनेट की अप्रूवल के बाद ये माननीय एलजी महोदय को आज भेजी जाएगी और 1 जुलाई से ये लागू होने के बाद हर व्यक्ति दिल्ली का जो है वो दिल्ली में ही खरीदी गई गाड़ी के ऊपर इसका लाभ ले पाएगा। ये ईवी पॉलिसी बहुत शानदार तरीके से दिल्ली राज्य को अपनी पॉल्यूशन की समस्या को कम करने में भी मदद करेगी और दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को और अधिक दुरुस्त करेगी। दिल्ली स्मार्ट सिटी के रूप में इसमें परिवर्तित हो पाएगी। सरकार के अनुसार नई नीति का उद्देश्य दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना, प्रदूषण कम करना और स्वच्छ परिवहन व्यवस्था का मजबूत करना है। पॉलिसी लागू होने के बाद ईवी सेक्टर में निजी निवेश और नई परियोजनाओं को भी गति मिलने की उम्मीद है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सोनू अरोड़ा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश।
फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन यानी फेमा की तरफ से एक RMS 2.0 रिपोर्ट जारी की गई है, जिसे सर्वे रिपोर्ट कहा जा रहा है। इसमें ये कहा जा रहा है कि रेजिडेंट डॉक्टर करीब 61% जो 36 घंटे लगातार काम कर रहे हैं, चौंकाने वाला है। जाहिर तौर पर इस तरह की रिपोर्ट ये बताती है कि भारत में डॉक्टर्स की कमी कितनी ज़्यादा है, और इस रिपोर्ट से ये भी साफ जाहिर होता है कि मेडिकल में काम करने वाले डॉक्टर्स जो हैं, जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं, वो कितने प्रेशर में काम कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 61% जो डॉक्टर्स हैं, जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं, वो 36 घंटे बिना ब्रेक के काम कर रहे हैं। यानी तमाम अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी है। इससे ये भी बात साबित होती है, और करीब 87% से 80 से 87% के करीब ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जो बिना ब्रेक के काम कर रहे हैं, और इनमें वो डॉक्टर्स भी शामिल हैं जो कि मेंटल प्रेशर से गुजर रहे हैं। ख़ास तौर पे ऐसे डॉक्टर्स जो दिमागी तौर से बहुत अच्छा प्रदर्शन एक तरह से नहीं करते दिखाई दे रहे हैं। इसमें ये बात समझनी होगी कि भारत में ये रिपोर्ट जो सामने आई है, उसने इसलिए भी चौंकाया है क्योंकि ऐसे तमाम रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं जो कंटिन्यू काम तो कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर काम का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। इस रिपोर्ट में ये भी सामने आया कि जो मेंटल स्ट्रेस है डॉक्टर्स का, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उनके परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं सवाल खड़े होने लगते हैं। रूल्स और रेगुलेशंस की बात करेंगे तो एक रेजिडेंट डॉक्टर को मैक्सिमम अब 12 घंटे एक समय में काम करने की इजाज़त है, और साथ में अगर पूरे हफ्ते की बात करें तो 40 से 48 घंटे तक वो काम कर सकते हैं। इसके ज़्यादा काम नहीं कर सकते। बल्कि जो रिपोर्ट आई है, जो सर्वे आया है, उसने चौंका दिया है। उसमें करीब 36 घंटे करीब 61% डॉक्टर्स जो हैं वो काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सर्वे रिपोर्ट दरअसल फेमा की तरफ से किया गया एक सर्वे है, जिसमें 28 प्रदेशों के अलग अलग जगहों से डॉक्टर्स को चुना गया और उन पर सर्वे किया गया, तो उसमें ये सब कुछ पाया गया है। जाहिर तौर पर ये काफ़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट है। महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कथित मास्टरमाइंड विजेंद्र गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में सामने आया है कि ये पेपर लीक रैकेट सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं था, बल्कि इसके तार कई राज्यों से जुड़े हुए हैं। पुलिस को शक है कि एक संगठित नेटवर्क के जरिए परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र लीक किए गए। विजेंद्र गुप्ता की गिरफ्तारी के बाद अब अलग अलग राज्यों में छापेमारी तेज कर दी गई है। इस मामले में कई और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है, और जांच एजेंसियां पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी है। कोर्ट में आज जो 281/2026 कोनगांव पुलिस स्टेशन में जो गुना रजिस्टर हुआ है, उसके माध्यम से कुल मिला के महाराष्ट्र में 10 लाख विद्यार्थी बैठने वाले थे, शिक्षक बैठने वाले थे, और उनका गोपनीय माहिती के अनुसार पुलिस को इन्फॉर्मेशन आई थी कि ऐसा ऐसा डोंगराली गांव के हड्डी में, कोनगांव के हड्डी में पाइपलाइन पे 3 लोग आने वाले हैं और वो पेपर सेल करने वाले हैं। आज उसका एग्जाम था और कल ही वो पेपर लीक हुआ। उसके अनुषंग में उन्होंने सापला रचा है, और उस सापले के माध्यम से उनके गोपनीय माहिती के माध्यम से उन्होंने वो सापला ट्रैप जो किया था वो सक्सेसफुल हुआ है। कोर्ट में क्या हुआ? जो कोर्ट में आज जब लाए थे, माननीय सुधार साहब का कोर्ट था, उन्होंने दोनों पक्ष की बाजू सुन के लिया, और वो बाजू सुन के लेने के बाद 10 दिन का पुलिस कस्टडी की डिमांड थी। तो हमने भी हमारा पक्ष, बचाव पक्ष के उससे रखा कि बाबा उनको इतना पुलिस कस्टडी दिया नहीं जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी किसी को सेल आउट नहीं हुआ था, किसी के कॉन्टैक्ट में नहीं थे, वो लोग बेचने आए थे। वो वही सच में वो पेपर था कि नहीं था, वो बात की बात है। जब वो स्कैन होएगा, जब वो देखा जाएगा, जब वो उधर से पेपर कोई लीक हुआ होगा, तो उसके माध्यम से वो देखा जाएगा कि सच में ये पेपर बेचने आए थे कि नहीं आए थे। तो वो बात और वो सब मद्देनजर रख के सामने 6 तारीख तक का पीसी दिया है, प्रोसिक्यूशन को टाइम दिया है, क्योंकि बिहार, पटना और तुम्हारा हरियाणा, ये सब राज्य में पुलिस का टीम जो है वो गया है, और थोड़ा सा ज्वलंत विषय है। पिछली बार भी पिछले महीने में ऐसा ही मैटर हुआ था, इसके लिए प्रोसिक्यूशन को सामने से टाइम दिया। वीडियो जर्नलिस्ट संतोष पालवनकर के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।
दिल्ली की वायलेट लाइन मेट्रो के अंदर टेक्निकल इशू के चलते वायलेट लाइन मेट्रो फिलहाल नहीं चल रही है, जिसकी वजह से यात्रियों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन के बाहर। तस्वीरें आप देखेंगे तो यात्री यहाँ पर आपको बैठे हुए नजर आ जाएंगे। सबसे बात करते हैं जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सर, आपसे बात करना चाहेंगे, कहाँ पर टेक्निकल इशू आया है, कौन सी लाइन नहीं चल रही फिलहाल? पे बोल रहे हैं कि टेक्निकल इशू है, उसके कारण ना मेट्रो आ रही है ना जा रही है। कौन सी लाइन नहीं आ रही है? वायलेट लाइन कहाँ जाना था आपको? फरीदाबाद। वायलेट लाइन आप इस्तेमाल करते हैं? जी। पूरी फैमिली है सर साथ में। मैम, क्या कहेंगे, कब से खड़े हैं आप? कितनी देर हो गई है इसको, खराबी को, टेक्निकल जो एरर आया है? 5 मिनट। 5 मिनट से आप यहाँ पर हैं। हाँ जी। बाकी नीचे यात्री और भी परेशान होंगे, वो एक्सचेंज करना होगा यहाँ से। हाँ, होंगे अंदर। जो यात्री जो आ रहे हैं वो परेशान हैं और उनका कहना है कि यहाँ पर खड़े हैं, बाहर लगेज इनका रखा हुआ है, इंतज़ार कर रहे हैं कब ये ठीक होगा। हालांकि डीएमआरसी की तरफ से सीधे तौर पर इसको एक्स पर ट्वीट करके ये जानकारी भी दी गई है कि टेक्निकल एरर है, सिग्नल की जो एरर है उसकी वजह से ये फिलहाल जो इनकन्वीनियंस हो रही है यात्रियों को, उसके लिए उन्होंने कहा है कि सिर्फ वायलेट लाइन ही है जिसमें प्रॉब्लम है, बाकी जितनी भी लाइन है वो सभी तरह से चल रही हैं, तो उनका इस्तेमाल जो यात्री हैं वो करें फिलहाल। और तस्वीरें आप देख सकते हैं मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन से जो यात्री आ रहे हैं फिलहाल आप देख सकते हैं उनको। लेकिन वायलेट लाइन जो कि यहाँ कनेक्ट होती है और सीधा अगर हम बात करें तो कश्मीरी गेट से बदरपुर बॉर्डर तक जाती है, उस लाइन में प्रॉब्लम आने की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। लोग हालांकि निकल रहे हैं बाहर, लेकिन फिलहाल जो डीएमआरसी की तरफ से कहा गया है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि सर्विस वायलेट लाइन ड्यू टू सिग्नल इशू की वजह से उसमें परेशानी हो रही है। और जो लोग हैं बड़ी संख्या में देखे जा रहे हैं कि मेट्रो स्टेशन के बाहर मौजूद है और भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है, चाहे मंडी हाउस हो या इसके अलावा जितने भी वायलेट स्टेशन पर मेट्रो जाती है वहाँ पर भी इस तरह की भीड़ देखने को मिल रही है और यात्री परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ हिमांशु शर्मा, दिल्ली मेट्रो स्टेशन मंडी हाउस। टीचर शर्मा मौत के मामले के आरोपी गिरिबाला सिंह के घर में रात को चोरी हुई और चोर ने रात लगभग 2 बजे के करीब धावा बोला। टीचर शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में जेल में बंद रिटायर्ड जज गिरिबाला के कटारा स्थित घर में रात के अंधेरे में चोर घुस गए और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। हाई प्रोफाइल मामले से जुड़ी इस घर में चोरी के बाद पुलिस की जांच तेज हो गई है। जानकारी के मुताबिक देर रात 2 बजे करीब 3 चोर गिरिबाला के घर में घुसे और वहां से सोने के जेवरात समेत कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज चोरी कर लिए। बताया जा रहा है कि घटना के बाद इलाके में गश्त कर रहे चाली वाहन के पुलिसकर्मियों को संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिली। पुलिसकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर चोरों को पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन इस दौरान चोरों ने पुलिस से हाथापाई शुरू कर दी। पुलिस की कार्रवाई के बीच चोर चोरी का सामान मौके पर छोड़कर भाग निकले। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मौके से एक रिवॉल्वर, चांदी का गिलास सहित अन्य सामान जब्त किया गया है। घटना के बाद बाग से बनिया पुलिस गिरिबाला सिंह के घर के सीसीटीवी कैमरे फुटेज खंगाल रही है और ताकि आरोपी की पहचान की जा सके। हालांकि अभी तक आरोपियों की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन हाई प्रोफाइल मामला है, ऐसे में पुलिस हर कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द जो चोर हैं उन्हें आखिर इसके पीछे कारण क्या रहा, क्या इसके पीछे अलग अलग एंगल कयास लगाए जा रहे हैं। बहरहाल पुलिस इस बात का दावा कर रही है कि जल्द से जल्द तमाम चोरों को गिरफ्तार किया जाएगा और उसके बाद क्या कोई और भी यहाँ से सामान चोरी हुआ है उसकी एक पूरी सूची तैयार की जाएगी। लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में चोर फरार बताए जा रहे हैं, जिसकी वजह से पुलिस अब कई तरीके के सवालों के घेरे में भी है। सहयोगी अबे के साथ अतुल शर्मा, न्यूज़ स्ट्रीट, भोपाल। कासगंज जनपद में ट्रेनिंग जो विमान था वो ऊपर से आ रहा था, जो कि हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया, जिससे वो क्षतिग्रस्त हो गया। बताया कुछ तकनीकी इसमें खराबी आ गई थी, इसके लिए उसे हाईवे पर लैंड करना पड़ रहा था। लेकिन जब वो लैंड करने के लिए कोशिश, जो महिला पायलट की वो बैठी हुई थी और लैंड करने की कोशिश कर रही थी, आप ये देख सकते हैं पीछे हाई टेंशन लाइट है, उसकी चपेट में आने से वो क्रैश हो गया। आप देख सकते हैं ये विमान है कि पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है, क्रैश हो चुका है। यहाँ पर तुरंत मौके पर पुलिस, आला अधिकारी सभी मौके पर पहुंचे थे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मौके पर पहुंची थी। जो पायलट महिला थी उसको उपचार के लिए एम्बुलेंस द्वारा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसका उपचार चल रहा है। लगातार यहाँ पे टीमें लगी हुई हैं और जो जांच एजेंसियां हैं वो अभी नहीं पहुंच पाई हैं। कुछ ही देर में
बताया जा रहा है कुछ घंटे लगेंगे, उसके बाद यहाँ पे जो जांच एक्सपर्ट टीम है वो यहाँ पहुंचेगी। न्यूज़ स्टेट के लिए मैं विशाल चौधरी, कासगंज। लखनऊ में साइबर अपराध लगातार बढ़ रहा है, लेकिन पुलिस भी शिकंजा कस रही है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि 4 ऐसे अभियुक्त गिरफ्तार हुए जो अंतर्राष्ट्रीय कम से कम 7 से 8 करोड़ रुपए का ठगी किए हुए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए एडीसीपी साहब हैं। सर, आज आपने 4 लोगों को गिरफ्तार किया, एक कैसे लोगों को शिकार बनाते थे और कितने रुपए बरामद हुआ है? बेसिकली एक ये कॉर्पोरेट म्यूल अकाउंट रिंग है। बेसिकली ये लोग क्या करता है कि इनकी विभिन्न लोगों के नाम पे फर्जी कंपनी खोलते थे पहले, और उसके बाद उस कंपनी में ये लोग जॉइंट होल्डर बनते थे। उसके बाद ये लोग उसी कंपनी के नाम पे कॉर्पोरेट अकाउंट बैंक में खाता खोलते थे। उस बैंक खाते की डिटेल्स ये लोग विभिन्न टेलीग्राम ग्रुप्स और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते थे, जिसमें कुछ लोग इनके आइडेंटिटी छिपाते हुए इनके अकाउंट में लगभग हर ट्रांजैक्शन में 3-4 लाख ट्रांजैक्शन करता था। और उसके बाद इनको आदेश मिलता है कि आप इस अकाउंट के जो पैसा आया है उसको आप आगे इस खाते में डाल देना, और वो भी कैश निकाल के फिर उसमें डिपॉजिट कर लेना। फिर ये लोग जो है इसको कैश में डिपॉजिट निकालते थे चेक लेके जाके, क्योंकि ये कंपनी के ओनर भी यही है, तो बैंक में भी कोई इसमें टच नहीं किया जाता है कि आपकी खाते में इतना पैसा कैसे आया है। तो तुरंत ही उस पैसों को ये लोग आगे बढ़ाते हुए साइबर अपराधों को ये लोग मदद कर रहे हैं। तो कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं और कितने वांछित? गिरफ्तार हुआ है और एक आदमी वांछित है अभी, जिसकी डिटेल्स निकाला जा रहा है और उसमें आगे भी पूछताछ किया जाएगा। सर, आपने बताया कि 1.5 साल से ये लोग काम करते थे, कितने करोड़ का इन लोगों ने? लगभग मुझे लगता है 1.5 साल से जितना भी NCRP में इनके ऊपर 718 की कंप्लेंट्स है, जब कुल मिलाते हुए लगभग 7-8 करोड़ की ये लोग ठगी का पैसा ये लोग ट्रांजैक्शन किया है। ये थे डीसीपी साहब जिन्होंने बताया कि अभी 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं और 3 लोग वांछित है, जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि 7 से 8 करोड़ रुपए की ठगी की जांच चल रही है। अभी और भी ठगी का शिकार लोगों की और रुपए की बरामदी की जा सकती है। लखनऊ से न्यूज़ स्टेट के लिए अरुण चतुर्वेदी। जयपुर का चंदवाजी थाना इलाका, जहां पर अरावली रिसोर्ट के भीतर एक गंभीर हादसा आज देखने को मिला। जो बेसमेंट का यहां पर काम चल रहा था, उस दौरान देखिए कि किस तरह की गंभीर स्थितियां बन गई। यहां पर जो दीवार थी इस तरफ की, वो दीवार ढह गई और नीचे मजदूर जो काम कर रहे थे, आधा दर्जन से ज़्यादा मजदूर थे, उस दौरान उनकी दबने से 3 लोगों की अभी तक पुष्टि हो चुकी है कि 3 लोगों की मौत हो चुकी है। 2 महिलाओं सहित 3 लोगों की इस पूरे हादसे में जान चली गई और अभी भी जो 4 मजदूर हैं उनका उपचार चल रहा है। 4 मजदूर घायल हो गए थे इस पूरे हादसे में, जिनका उपचार चल रहा है। आप देखिए मौके पर SDRF की टीमें मौके पर पहुंच चुकी है, साथ ही रेस्क्यू के लिए यहां पर सिविल डिफेंस की जो टीमें हैं वो मौके पर पहुंच चुकी है और यहां पर JCB की मदद से मलबे को हटाया जा रहा है। और यहां पर जो SDRF की और जो सिविल डिफेंस की जो टीमें हैं वो यहां पर ये मॉनिटरिंग कर रही है कि कोई और व्यक्ति यहां पर दबा हुआ तो नहीं है। इस तरह की फिलहाल यहां पर जांच जारी है। जो SDRF की टीमें, सिविल डिफेंस की टीमें हैं, वो सभी टीमें यहां पर ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कोई और व्यक्ति अंदर दबा हुआ ना हो। इसको लेकर के यहाँ पर जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। जो घायल हैं उनको निम्स अस्पताल में उपचार के लिए भिजवा दिया गया, जहाँ पर उनका उपचार फिलहाल जारी है। राइट साइड की जो दीवार है वो दीवार ढहने से ये पूरा यहाँ पर हादसा देखने को मिला था और JCB की मदद से अब जो मलबा है उसको यहाँ पर हटाया जा रहा है और यहाँ पर पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कोई और व्यक्ति इस मलबे में दबा हुआ तो नहीं है। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से जो जाल नीचे गिरे थे, जो सामान नीचे गिरा था, जो मलबा नीचे गिरा था, उसको यहाँ पर हटाने के लिए सिविल डिफेंस की टीमें काम कर रही है। यहाँ पर SDRF की टीमें काम कर रही है। जो ये आपदा यहाँ पर कहा जा सकता है, उसमें जो लोग जिनकी मौत हो गई है, जो लोग घायल हो गए हैं, सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि घायलों को यहाँ पर उपचार दिया जा सके, उनकी जान बचाई जा सके और यहाँ पर ये पता लगाया जा सके कोई और व्यक्ति अंदर दबा हुआ ना हो। इसको लेकर के फिलहाल यहाँ पर रेस्क्यू चलाया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी के साथ में शरद पुरोहित, जयपुर। गुजरात के राजकोट में जंगलेश्वर इलाके में डिमोलेशन की कार्रवाई की गई थी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि 23 फरवरी को यहाँ डिमोलेशन हुआ था। बड़ी जो कार्रवाई है वो की गई थी, पर उसके बाद जो मामला सामने आया है कि नगर निगम के जो कुछ अधिकारियों हैं उन्होंने जो बिल में है धोखाधड़ी की है, इसको लेके बड़ा सा विवाद शुरू हो चुका है। जंगलेश्वर इलाके के कुछ लोग हैं वो अपने साथ जुड़े, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है बहन आपका? मेरा नाम राधा बेन है। 23 फरवरी को जब ये डिमोलेशन हुआ था, क्या हुआ था उस दिन, किस तरीके का माहौल था? यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनके मकान टूट रहे थे, वो सब बहुत रो रहे थे और उनका सामान भी कुछ निकाला था, कुछ वो निकाल नहीं पाए थे और बहुत रो रहे थे और उनके बच्चे भी रो रहे थे। उन्होंने किसी ने कुछ खाना वाना नहीं खाया था और ये सब
बहुत दुख भरा माहौल था यहाँ पे। खासकर बात की जाए तो जो खर्चे की बात की गई है 3 करोड़ के आसपास का जो खर्चा बताया गया है, चाय है, नाश्ता है, खाने का है, तो अलग अलग तरीके के जो खर्चे बताए गए हैं। और आप क्या कहेंगे उसको लेकर, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि आपने भी चाय नाश्ता कराया था। हाँ, हमने भी यहाँ पे चाय नाश्ता, और यहाँ पे जो लोग बैठे थे अधिकारी वो सब, तो हम उनको पूछ रहे थे पानी चाहिए, चाय चाहिए, और हम बैठने के लिए चेयर वेयर सब दे रहे थे कि वो परेशान नहीं हो। आर्मी वाले थे और ये सब लोग थे, तो वो परेशान नहीं हो, तो हमसे मदद हो पा रही थी, हम उनको दे रहे थे। यहाँ पे जो 23 फरवरी को जो डिमोलेशन हुआ था उसके बाद ये जो जगह है यहाँ पे अभी जो काम है वो चल रहा है, पर जो अधिकारियों ने जिस तरीके से गलत तरीके से जो बिलों बनाए जिसको लेके ये मामला जो छिड़ा हुआ है, फिलहाल जो अधिकारी है वो का सामने आने से मना कर रहे हैं। पर लोगों का आक्षेप है कि हमने यहाँ पे उनको चाय नाश्ता और बैठने के लिए चेयर भी दी थी, पर इन लोगों ने जिस तरीके से गलत जो बिल रखे जिसको लेके राजकोट में मामला गर्मा गया है। कैमरामैन अचल खत्री के साथ बलदेव ब्रह्मक क्षत्रिय, राजकोट। इस वक्त हम मौजूद हैं सेंट्रल दिल्ली के दरियागंज इलाके में। दरअसल एमसीडी की तरफ से लगभग 27 लाख मकानों का सर्वे कराया गया और उस सर्वे रिपोर्ट के अंदर निकल कर आया महज 19 ऐसे मकान हैं जिनमें रहा नहीं जा सकता। इसके अलावा 74 ऐसे मकान बताए गए जो रिपेयर कराए जा सकते हैं। इसका रियलिटी चेक करने के लिए ग्राउंड जीरो पर हम आए हैं। दरियागंज की ये तस्वीर आप देखेंगे, जो कॉर्नर पर ये मकान बना हुआ है ये पूरी तरह से जर्जर है और खाली भी है। दरअसल आप देखेंगे पूरी बिल्डिंग को, तो पूरी बिल्डिंग के अंदर दरारें आई हुई हैं, कुछ पोर्शन ऊपर का साइड की तरफ झुक चुका है, यहाँ तक कि यहाँ पर कभी भी ये बिल्डिंग कोलैप्स हो सकती है, हादसा हो सकता है। ऐसे हादसे दिल्ली में देखे भी गए हैं। सवाल जो हम कर रहे हैं वो एमसीडी की उस सर्वे पे कर रहे हैं जो 27 लाख भवनों का जब उन्होंने निरीक्षण किया और उसमें से महज 19 ऐसे भवन बताए गए जो रहने लायक नहीं हैं, जो खतरे के निशान पर हैं, और इसके अलावा 74 ऐसे मकान उन्होंने बता दिए जिनको ठीक कराया जा सकता है, जिनको रिनोवेट कराया जा सकता है। और ये वो बिल्डिंग आप देख रहे हैं दरियागंज की, जिसको हम दिखा रहे हैं सेंट्रल दिल्ली की, कि अगर ये गिरती है तो हादसा कभी भी हो सकता है, क्योंकि लोग बाग सड़क से इसी बिल्डिंग के किनारे, क्योंकि किनारे वाली बिल्डिंग है, होते हुए जाते हैं। और यहाँ पर जो 2 दुकानें हैं वो अभी भी संचालित हैं। तो इस तरह से ये पूरा जो कॉर्नर का है इसको आप देख सकते हैं। ये हालांकि ऊपर आप देखेंगे तो इसको रिपेयर भी कराया गया है, लेकिन फ़िलहाल ऊपर से इमारत पूरी खाली करा दी गई है, क्योंकि डर है कि कभी भी बिल्डिंग कोलैप्स हो सकती है। और 1946 से ये इमारत बनी हुई है, तो खतरा इस तरह का साफ तौर पर है। अब देखना होगा कि ये सर्वे जो कराया गया है वो कितना सही है, कितना गलत। उत्तर प्रदेश में लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है और लोग राहत की फुहारों के इंतजार में हैं, लेकिन मौसम वैज्ञानिक चेतावनी वाली बातें कह रहे हैं। उनका कहना है कि जून के महीने में पूरे उत्तर प्रदेश में 30% से 90% तक कम बारिश हुई है। उत्तर प्रदेश के जिलों में 90% तक कम बारिश हुई है, जो कि न केवल आम लोगों के लिए बल्कि किसानों के लिए बेहद गंभीर विषय है। दरअसल कम बारिश होने की वजह से फसलें प्रभावित होंगी और उत्पादन कम होगा, जिससे महंगाई बढ़ेगी और किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अभी पूरे देश से लेकर पूरे प्रदेश में सभी जगह जून में महीने में बारिश कम दर्ज की गई है, जो 30% से लेकर 90% तक है, और इससे किसानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि वो अपने खेतों की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। जो उन्होंने धान की बेल डाली थी वो भी सूखने की नौबत आ रही है। तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।